Hello students, welcome to the bio, the growth zone. Today we will discuss about the chapter 1 reproduction in organism. मैंने ये चैप्टर 2 फेजेस में बनाया है. एक फेज़ ये, एक नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी. चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. रिप्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पर क्या होता है, आपके नए ऑर्गेनिज्म का, नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म पे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कैट है, तो कैट क्या कर रही है, अपनी स्पीशीज़ यानी कि अपनी जो कैट्स हैं और उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना. रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको पता है लाइफ में यहाँ पर अर्थ में स्पीशीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो सेनेसेंस के बाद यानी कि जो अल्टीमेटली जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम मर जाएंगे और हमारी नई स्पीशीज़ नहीं होंगे. तो सेनेसेंस का मतलब बुढ़ापा होता है. तो इसलिए हमें रिप्रोडक्शन क्या है, बहुत ज़रूरी है. रिप्रोडक्शन को अगर हम देखें तो दो टाइप का है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल. आपको पता है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेरियस टाइप्स हैं, फिजन, बडिंग, स्पोरिलेशन, फ्रैगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन, जिसमें स्पोरिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है. अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे. क्लियर? तो ये फ्लो चार्ट से आपको याद रखने के लिए, ताकि आप ये फ्लो चार्ट याद रखें. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. एक टर्म आता है लाइफ स्पैन. तो आप सबको पता होगा लाइफ स्पैन क्या होता है. जैसे कि हमारा जो बर्थ से लेकर के डेथ तक का जो टाइम होता है, ठीक है, जब से हम पैदा हुए तब से नेचुरल डेथ तक का जो एक टाइम होता है एक स्पीशीज़ का, उसको लाइफ स्पैन कहा जाता है. तो कुछ स्पीशीज़ में जो लाइफ स्पैन है वो बहुत कम डेज में भी होता है, कुछ में 1 to 2 वीक्स का, जैसे बटरफ्लाई हो गया, इसमें 1 to 2 वीक है. और कुछ तो हज़ारों साल, जैसे बैनियन ट्री है तो काफ़ी हज़ारों साल तक सर्वाइव करता है. रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपको पता है वो सिंगल पेरेंट से इन्वॉल्व होता है ना. और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वहाँ पर 2 पेरेंट से इन्वॉल्व होते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वहाँ पर गैमीट्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिकॉज ऑफ 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व देयर, तो 2 गैमीट्स आपके इन्वॉल्व होते हैं. क्लियर? तो यानी कि यहाँ पर गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पर गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, क्योंकि वो सिंगल पेरेंट से ही बन रहे हैं, ठीक है, तो दे आर जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? मॉर्फोलॉजिकली का मतलब उनका शेप, साइज, उनका जो आकार होता है वो. जेनेटिकली का मतलब उनके अंदर जो जीन्स होते हैं वो. समझ में आया? तो यानी कि उनके अंदर जीन्स का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है और वो बाहर से देखने पे भी शेप और साइज में बिल्कुल एक जैसे हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा? क्लोन्स. तो आपसे पूछा जाएगा क्लोन्स क्या होता है. तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन, जैसे क्लोन क्या है आपके और लाइफ स्पैन क्या होता है, ये हमें लर्न करनी पड़ेंगी, याद होनी चाहिए वो. ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम टाइप देखेंगे तो पहला आता है बाइनरी फिजन. तो बाइनरी मतलब 2, फिजन मतलब स्प्लिटिंग, यानी कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जब अपने 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि पैरामीशियम और अमीबा का एग्जांपल दे रही हूँ. तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये पेरेंट सेल है. तो पेरेंट सेल जो है अमीबा का, ये यहाँ पर न्यूक्लियस है और ये इसका क्या है? साइटोप्लाज्म है. तो सबसे पहले प्रोसेस होती है कैरियोकाइनेसिस. क्या होगी सबसे पहले? कैरियोकाइनेसिस. तो कैरियो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस वर्ड का मतलब होता है डिवीजन. तो सबसे पहले होगा न्यूक्लियस का डिवीजन, फिर होगा साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन. तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है और यहाँ पर ये फाइनली साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया और 2 नए डॉटर सेल्स हमें मिल गए. तो ये क्या हुआ आपका? बाइनरी फिजन. दूसरा आता है आपका मल्टीपल फिजन. मल्टीपल मतलब मैनी, फिजन मतलब ब्रेक डाउन, यानी कि कोई भी एक इंडिविजुअल यानी कि पेरेंट बॉडी जो है वो बहुत सारे प्रोड्यूस कर रहा है. तो ये है पेरेंट बॉडी और ये प्रोड्यूस कर रहा है बहुत सारे अपने जैसे यंग वंस. तो कैसे प्रोड्यूस कर रहा है? ये जो हमारे पास है प्लाज्मोडियम,
प्लाज्मोडियम क्या करता है, जब इसको अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है तो उस टाइम पे ये अपने बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है, एक प्रोटेक्टिव कोट बना देता है जिसको हम कहते हैं सिस्ट, ताकि वो इन अनफेवरेबल कंडीशन में डेसिकेट ना हो, यानी कि डेड ना हो। अब बैठा नहीं रहता चुपचाप वो अनफेवरेबल कंडीशन में कि कोट पहन के बैठ गया, नहीं, वो अपने अंदर ही अंदर पहले कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस। क्लियर? तो कैरियोकाइनेसिस में फिर से वो अपनी न्यूक्लियस का डिवीजन करेगा, जैसे ये है तो उसके अंदर ये छोटे छोटे न्यूक्लियस का डिवीजन करेगा, फिर उसके अंदर ऐसे साइटोप्लाज्म का डिवीजन करेगा, ऐसे क्या करेगा, वो बहुत सारे प्रोडक्शन कर देगा और जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो बस्ट होगा और रिलीज करेगा अपने सारे स्पोर्स को, या अपना जो भी उसने नए इंडिविजुअल्स बनाए और दे विल बिहेव एज अ पेरेंट्स है। नाउ समझ में? तो मोनोसिस्टिस एंड प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन हो गया। नेक्स्ट आता है बडिंग। तो बडिंग में एक आउटग्रोथ होती है, एक स्मॉल आउटग्रोथ निकलती है पेरेंट बॉडी से, और जैसे ये है तो पेरेंट बॉडी से एक स्मॉल आउटग्रोथ निकलेगी और जैसे ही वो मेच्योर होगा वो सेपरेट हो जाएगा। इनिशियली तो अटैच रहेगा, जैसे ही मेच्योर होगा सेपरेट हो जाएगा। तो हमारे पास बडिंग है यीस्ट में और हाइड्रा में। द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस कि यीस्ट जो है वो यूनिसेल्यूलर है, तो आपसे पूछा जाएगा कि एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जिसमें बडिंग हो रही है और वो यूनिसेल्यूलर है, तो वो यीस्ट है। और अगर मल्टी सेल्यूलर पूछेंगे तो वो हाइड्रा है। समझ में? देखिए क्या हो रहा है, ये यीस्ट है, यीस्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा दिस इज द न्यूक्लियस, और ये क्या है, उसका वैक्यूल है। जो न्यूक्लियस है और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो साइटोप्लाज्म है। तो उसने अपने ऊपर क्या करी, एक बड का फॉर्मेशन कर दिया, और सबसे पहले होगी कैरियोकाइनेसिस अगेन। तो ये कैरियोकाइनेसिस हो रही है, उसने अपना न्यूक्लियस दे दिया और फिर वो क्या, एक प्रॉपर एक और यीस्ट उसके ऊपर फॉर्म हो गया। ऐसे करते करते उसमें पूरा यीस्ट का चेन का फॉर्मेशन हो जाता है और इस तरीके से बहुत सारे यीस्ट में बडिंग हो जाती है और यीस्ट का फॉर्मेशन हो गया। हाइड्रा में आपको दिख रहा होगा एक स्मॉल सी आउटग्रोथ निकल रही है, दैट इज द बड, और लेटर ऑन वो क्या होगी, जब तक मेच्योर होगी तब तक वो अटैच रहेगी। जैसे ही वो मेच्योरेशन कंप्लीट हो जाएगा वो यहाँ से डिटैच होगी एंड इट विल एक्ट एज अ पेरेंट हाइड्रा। क्लियर? नेक्स्ट है स्पोरिलेशन। स्पोरिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्पोरिलेशन जो होता है, होता क्या है, स्पोर क्या होता है, स्पोर एक टाइनी सिंगल सेल थिन वॉल्ड होता है, सॉरी ये स्पोर्स है, गलती से स्पोर्ट्स टाइप हो गया, स्पोर्स है। ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है एनवायरनमेंट के अगेंस्ट। ओके, मतलब बाहर का एनवायरनमेंट अगर बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल भी हुआ तो भी वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। कैसे? क्योंकि वो भी अपने बाहर एक प्रोटेक्टिव कोट बना लेता है। क्लियर? तो जो स्पोर्स होते हैं जैसे फंजाई और सिंपल प्लांट्स हैं जैसे एल्गी वगैरह हैं, इनमें क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होते हैं, स्पोर्स ही होते हैं। जैसे जूस्पोर, ये प्लीज़ इन्हें याद रखना, जूस्पोर, कोनिडिया जेम्यूल्स एंड स्पोरेंजियोस्पोर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल्स के साथ आपको पूछे जाएंगे। तो जो जूस्पोर है उसके एग्जाम्पल हो गए क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स। आपको डायग्राम्स भी दिखा देती हूँ। तो जो ये डायग्राम आप देख रहे हैं ये क्लेमाइडोमोनास का है और इसके जो जूस्पोर्स हैं वो ये हैं। इनमें आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये फ्लैजेला है, क्योंकि फ्लैजेला है तो ये मोटाइल भी हैं। तो जूस्पोर्स ऑफ द क्लेमाइडोमोनास आर मोटाइल एंड फ्लैजेलेटेड। मोटाइल यानी कि मूवमेंट कर सकते हैं। दूसरा आता है कोनिडिया। तो ये है डायग्राम कोनिडिया का, कोनिडियोस्पोर्स इसको कहेंगे, ये जो निकल रहे कोनिडियोस्पोर्स हैं ये, और ये मिलता है आपको पेनिसिलियम में। लेकिन इनके स्पोर्स में फ्लैजेला नहीं है और ना ही ये मोटाइल होते, क्योंकि फ्लैजेला नहीं है तो मोटाइल भी नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका जेम्यूल्स। जेम्यूल्स आपको मिलेंगे स्पॉन्जेस में, ये जेम्यूल्स हैं, ये मिलेंगे आपको स्पॉन्जेस में। तो अंदर एक छोटा सा जो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है आपका जेम्यूल्स। इनके थ्रू क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन। ये भी नॉन फ्लैजिलेटेड है। लास्ट वन इज द स्पोरेंजियोफोर। तो जो स्पोरेंजियोस्पोर है वो आपका राइजोपस में मिलता है, ये रहा आपका राइजोपस। ये भी आपके नॉन फ्लैजिलेटेड है और नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत लाइट वेटेड है स्पोर्स, तो जैसे ही आपका क्या होगा, एयर ये बस्ट होंगे तो एयर के थ्रू ये पूरे बहुत सारी जगह, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंसेस तक क्या हो सकते हैं, डिस्पर्स हो सकते हैं।
ये एक ऐसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको स्पोरेंजिया कहते हैं। उसके अंदर ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं वो स्पोर्स होते हैं। समझ में आया? ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो हाइफी होता है। क्लियर? तो ये बहुत सारे स्पोरेंजियोस्पोर है। ये ज़्यादातर कहाँ पर मिलेंगे हमें? ब्रेड में। तो राइजोपस इज दी कॉमन ब्रेड मोल्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं फ्रैगमेंटेशन पे। तो फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? एक पेरेंट बॉडी जो है वो मैच्योर होने के बाद ब्रेक डाउन होती है इंडिपेंडेंटली। बहुत सारे क्या करेगी? फ्रैगमेंट्स बना रही है। देखो ये पेरेंट बॉडी है, ये टूट करके इसने 3 फ्रैगमेंट बना दिए और तीनों फ्रैगमेंट मैच्योर होकर के दोबारा से एडल्ट फ्रैगमेंट बनाएंगे लाइक दिस। ऐसे ब्रेक करते करते ये रिप्रोड्यूस करते रहेंगे। एग्जाम्पल इज दी स्पायरोगायरा एंड ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में जैसे आपका मार्केंशिया हो गया, रिकेशिया हो गया, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन यानी कि दोबारा से जेनरेट होना। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ये स्पेशलिटी होती है, जिनके पास ये स्पेशल सेल्स होते हैं कि अगर मान लो वो कहीं से कट गए तो वो दोबारा से हर कटेड पार्ट से अपना नया फॉर्म या नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। जैसे कि आपका हाइड्रा है, प्लेनेरिया है और आपके स्पॉन्जेस हैं। तो आपको देखने को मिल रहा होगा ये हाइड्रा है ना, तो ये जो हाइड्रा है देखो यहाँ से कट डाउन हो गया। कट डाउन होने के बाद क्या हो रहा है? ये नए हाइड्रा में डेवलप हो गए। सेम प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया भी देखो यहाँ से कट हो गए तो ये 2 नए में डेवलप हो गए। अभी बहुत सारे लोगों के अंदर एक क्वेश्चन भी आता है, या क्वेश्चन पूछा भी जाता है वैसे, कि ये हॉरिजॉन्टली कट हो रहा है, अगर मैं इसको वर्टिकल कट करती तो क्या ये रिप्रोड्यूस करते, रीजनरेट करते? ये हाँ तब भी करते, क्योंकि रीजनरेशन के लिए इनके पास हाईली स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिंग टिश्यूज होते हैं। तो ये कैसे भी रीजनरेट कर सकते हैं, आप इन्हें कैसे भी कट करिए तो। ओके, तो ये तो हमारा पार्ट था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट कम टू दी वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट जैसे रूट, स्टेम और लीफ हो गया, इनसे हम नए प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं और इसी प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। समझ में आया? तो जो प्लांट है आपका वो सिर्फ यही रूट, स्टेम और लीफ से ही नहीं, बल्कि उसके अलावा उसके पास राइजोम, रनर्स, सकस, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब होते हैं जो क्या करते हैं? रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। समझ में आए? और इन पार्ट्स को कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। क्या बोलेंगे इनको? वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। तो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट का फॉर्मेशन करना इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन, and those structures are involved for this are called the vegetative propagules. Clear? ओके, तो हमारे पास वैसे तो बेसिकली 2 मेथड होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। एक नेचुरल होता है, एक एंथ्रोपोजेनिक होता है यानी कि आर्टिफिशियल होता है। लेकिन हमारे पास सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का नेचुरल मेथड ही है, तो हम वही पढ़ेंगे अभी। नेचुरल मेथड जो है आपके रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड ब्यूल्बिल्स से होता है। जो रूट्स है आपका, उसके एग्जाम्पल्स दिए हैं। स्टेम के बहुत सारे पार्ट्स हैं, रनर, ट्यूबर्स, राइजोम, बल्ब, कॉर्म एंड सकस। तो ये अभी हम आगे स्टडी करेंगे द लीव्स एंड ब्यूल्बिल्स। रूट देखिए, जो रूट्स तो नॉर्मल है, आपको पता है अगर हम किसी प्लांट की रूट निकालेंगे और उसको हम क्या करेंगे, सॉइल में बरी करेंगे तो ऑफकोर्स की बात है नया प्लांट ग्रो होगा। तो रूट्स के थ्रू क्या होती है, नए नए जो मतलब जैसे गुआवा हो गया, स्वीट पोटैटो है, डहेलिया है, डलबर्जिया है, एस्पैरागस है, इनके हम रूट्स को निकालेंगे और पुट करेंगे सॉइल में तो नया प्लांट आपका ग्रो हो जाएगा। ठीक है, अब वही पूरे प्लांट का नहीं, इसकी मतलब जैसे पूरे बहुत सारे जैसे नर्सरी में होता है कि पूरा आपने क्या करा, एक नर्सरी बनाई, पूरा बेड बनाया और उससे बहुत सारे निकालना शुरू करे और उनको ग्रो करना शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टेम्स। स्टेम्स के सारे पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रनर्स हो गए। तो रनर्स क्या है आपके कि हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड। रनर्स और सकर्स में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि रनर्स जो होते हैं वो अबव द ग्राउंड। अब आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आप ग्राउंड के ऊपर ही तो भागोगे, है ना, ग्राउंड के अंदर तो भाग नहीं सकते आप। तो रनर्स क्या होते हैं, ग्राउंड के ऊपर भागते हैं। तो ये दिख रहा होगा आपको डायग्राम कि रनर्स में क्या होगा कि हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड एक पूरा जो स्टेम है उसका जाएगा
और उसके ऊपर से ही क्या होंगे, आपके शूट्स डेवलप होंगे एंड रूट्स डेवलप होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया ग्रास, स्ट्रॉबेरी एंड ऑक्सालिस। आपने लॉन ग्रास देखी होगी, आप एक जगह पे लगा लो लॉन ग्रास तो क्या होता है, पूरे फील्ड में फैलना शुरू हो जाती है, ऐसा होता है ना। हाँ, तो वो रनर्स होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका ट्यूबर्स, ये अंडरग्राउंड स्टेम्स है, यानी कि स्टेम है लेकिन अंडरग्राउंड है। आप सोचते होंगे कि स्टेम बाहर ही होती है, नहीं, स्टेम अंडरग्राउंड भी होती है। जैसे पोटैटो है, आप पोटैटो का क्या खाते हो, स्टेम खाते हो, ठीक है ना। अब कैसे ये पोटैटो अपने आप को प्रोपेगेट करेगा, यानी कि ऐसे रिप्रोड्यूस करेगा, तो पोटैटो में आई होती है। तो आपको दिख रहा होगा ये है पोटैटो, और ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही है, ये पोटैटो की आई है। अगर मैं इतना पार्ट कट करके भी ग्राउंड में बरी कर दूँ ना, तो यहाँ से आपका नया प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएगा। और क्या ग्रो होगा, एरियल शूट्स। ये जो है, ये क्या है, एरियल शूट्स हैं। फेवरेबल कंडीशन में एरियल शूट्स निकलेंगी और नया प्लांट ग्रो कर देंगे। यानी कि एक पोटैटो से मैं बहुत सारे प्लांट ग्रो कर सकती हूँ पोटैटो के। ठीक है, तो ये एक स्टोरेज स्ट्रक्चर की तरह भी काम करता है, यानी कि ये स्टार्च वगैरह स्टोर करता है, मिनरल्स वगैरह जो है वो स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट आता है राइजोम। तो ये दिख रहा होगा जिंजर, और जो इसके अलावा आपका बनाना है, टर्मरिक है, ड्रायोपटेरिस है, ये राइजोम के स्ट्रक्चर हो गए। पहले आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, ये है राइजोम, ठीक है ना। तो जो राइजोम होता है आपका, ये क्या है आपका, ये मॉडिफाइड स्टेम है जो अंडरग्राउंड मिलेगा आपको ये, और इसके अंदर ही अंदर इनके नोट से बड्स निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ अंदर ही अंदर इसमें क्या निकलना शुरू हो जाएंगी, बड्स निकलना शुरू हो जाएंगी, और पूरा क्या बनाएगा ये, इतना आपका क्लस्टर बन गया है पूरा एक इतना बड़ा, है ना, जैसे टर्मरिक का होता है। ठीक है, तो ये टर्मरिक ही है। ठीक है, तो दिस इज द राइजोम। नेक्स्ट आता है आपका बल्ब्स। बल्ब्स जो है आपका, बल्ब आपने देखे होंगे आपके घर में, तो कुछ इसी तरीके से, इसीलिए इसको भी बल्ब कहा गया क्योंकि बल्ब जैसा शेप का होता है ये। तो ये जो होते हैं, ये अनियन बल्ब्स या गार्लिक जो होता है, ये शॉर्ट अंडरग्राउंड वर्टिकल शूट्स होती हैं। ठीक है, जिसमें लीव्स जो होती हैं इसकी बड़ी थिक होती हैं। ठीक है, इसके अंदर गार्लिक भी आता है। तो गार्लिक और अनियन ये बल्ब की फॉर्म में आपको नीचे मिलेंगे, और थिक एंड लीव्स होते हैं इनके, और इनकी जो स्टेम्स होती हैं, है ना, स्टेम के अंडर साइड से ही रूट्स अराइज होती हैं। ठीक, तो ये आपको एग्जाम्पल्स बहुत फोकस करके याद रखना है। बल्ब्स के एग्जाम्पल है गार्लिक और अनियन। नेक्स्ट आता है कॉर्न। कॉर्न का प्लांट दिखाऊं आपको, ये आपने देखा होगा, जिसको आप इन हिंदी अरबी भी बोलते हैं, है ना। अरबी खाई है ना आप लोगों ने, हाँ, तो ये अरबी है। तो जो ये अरबी है आपका, ये एनलार्ज, ये भी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है अंडरग्राउंड, और ये भी न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, जैसे कि आपका कोलोकेशिया हो गया। तो ये आपका किस में आता है, कॉर्म में आता है। क्लियर, लेकिन इसके पास फ्लैशी लीव्स नहीं होती जैसे आपके किस में, बल्ब्स में होती है। तो बल्ब में फ्लैशी लीव्स होती हैं, लेकिन कॉर्म में फ्लैशी लीव्स नहीं होती। सकर्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जैसे कि रनर्स मैंने बताया था अबव द ग्राउंड, सकर्स होते हैं बिलो द ग्राउंड। डायग्राम दिखाती हूँ आपको, देखिए ये आपका क्या हो रहा है, बिलो द ग्राउंड, ये नीचे दिख रहा है यहाँ पर, तो ये बिलो द ग्राउंड चल रहा है, और रूट्स यहीं से और शूट भी यहीं से निकल रही है। क्लियर, तो सकर्स क्या हैं आपके, कि ये नॉन ग्रीन सिलेंड्रिकल स्टेम ब्रांच है जो ग्राउंड के बेस से अराइज हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, और वहीं से ही आपके नए एरियल शूट्स निकल रहे हैं, जैसे कि पुदीना हो गया, मिंट, क्राइसेंथेमम हो गया। तो आपने देखा कहीं पर भी पुदीना लगाओगे तो वो भी भागना शुरू करेगा, जैसे कि आपकी लॉन ग्रास भागती है, लेकिन एक अबव और एक बिलो। नेक्स्ट प्रोपगेशन आता है लीव्स के थ्रू। तो लीव्स, ये डायग्राम है ब्रायोफिलम बेगोनिया, कभी देखने को मिलेगा तो देखना इसको, कि इसके लीव्स के मार्जिन से ही, जो इसका मार्जिन है, इसके जो नॉचेस है लीव्स के, वहीं से ही निकलना, बर्ड्स निकलना शुरू हो जाएंगी। जैसे ये फॉल करेंगी तो नया प्लांट वहीं से ही ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज इन दी ब्रायोफिलम एंड बेगोनिया। एक आता है बुलबिल्स। तो ये लास्ट है आपका बुलबिल्स, जो है आपका, ये आपके लीफ और स्टेम के बीच का जो एंगल होता है। तो जैसे ये स्टेम है और ये लीफ है, तो उनके बीच का जो ये एंगल बन रहा है, इस एंगल में एक स्ट्रक्चर जो प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं बुलबिल्स।
ठीक है ना। कई ऐसे प्लांट्स में तो जहाँ पर फ्लावर ग्रो होना होता है वहाँ पर ये ग्रो हो जाता है। तो जैसे अगेव हो गया, लिली हो गया, और ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है ना। तो ये है आपका अगेव का स्ट्रक्चर है ये, और बिल इसको कहेंगे। ठीक है। तो ये लास्ट था। एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन ख़त्म हो गया। एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं, ये क्वेश्चन पक्का आएगा आपके पास, ज़रूर, हमेशा आता है, और ये कंपटीशन में भी आता है कि वाटर हाइसिंथ जो है इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। पहले पूछा जाता है टेरर ऑफ बंगाल कौन है, तो दैट इज़ द वाटर हाइसिंथ। क्यों कहा जाता है इसको टेरर ऑफ बंगाल? एक्चुअली ये एक वीड थी, इन्वेजिव वीड है, एक फॉरेन से लाई गई है। और इसको क्या करा, क्यों लाया गया था, क्योंकि इसके बहुत ही प्रिटी फ्लावर्स थे, बहुत सुंदर सुंदर लीव्स थी इसमें। तो इसको लाया गया, इसको जब ग्रो करा गया बंगाल में, तो ये क्या करने लगा, इतनी, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता था तो बहुत ही जल्दी रैपिडली इसने पूरे जो स्टैंडिंग वाटर होता था उसको कवर अप करना शुरू कर दिया, और उस पानी की जितनी भी ऑक्सीजन थी सब खा गया। तो ऑक्सीजन हो गई ख़त्म, जिसकी वजह से वहाँ की फ़िशेस मर गए। और आपको पता है बंगालीज तो फ़िश ही खाते हैं, तो वहाँ की फ़िशेस ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। समझ में आ गया? ओके। तो thank you so much, and like, share and subscribe my video, and thank you. Have a nice day.